हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईएएस की करंट अफेयर पीटी 365 2021 की इसका अपडेटेड जो कि फेब से अप्रैल तक का है उसका पार्ट 1 प्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए अभी तो हम ये कर रहे हैं, इसके बाद हम जो एक और अपडेशन आया था मई से लेके आगे तक का उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस का अंदर जो भी अपडेटेड न्यूज़ है सबसे पहले समझेंगे। उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको कि अनअकैडमी पे बहुत अच्छे कॉम्बो ऑफर्स चल रहे हैं। 15 सितंबर को तो क्लोज हो जाएंगे। देखिए जीएस के साथ अगर आप ऑप्शनल लेते हो तो आपको ऑप्शनल तक के पैसे बच रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब 1 साल का समय है, 2 साल का समय है, 3 साल का समय है, सबके लिए बैचेस हैं। कब प्राइसेस बढ़ जाए कुछ नहीं पता, और सिर्फ आईएएस कोड का यूज कर लेंगे तो आप डिस्काउंट भी पाएंगे। नया बैच 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। देखिए 2022 के लिए जो बैच है प्रॉपर शेड्यूलिंग पहले से ही दे दी गई है, कौन सा टीचर कौन सी लैंग्वेज में क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा सब कुछ। 2 साल का जो बैच 2023 के लिए है वो देखिए प्रॉपर शेड्यूलिंग दे दी गई है, यहाँ पे भी सेम चीज। और ऑप्शनल कौन क्या लेगा, कब से लेगा, कौन सी लैंग्वेज में लेगा, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं भाई। रेज हैंड का ऑप्शन बहुत अमेजिंग है, लाइव क्लास में आप अपने एडुकेटर से डाउट पूछ सकते हैं। प्लस में इतने बेनिफिट हैं, आइकॉनिक में सारे बेनिफिट्स हैं। और अगर फाइनेंशियल दिक्कत है कोई बात नहीं, यूपीएससी के लिए अनअकैडमी लोन दे रहा है, 0% इंटरेस्ट पे आराम से हो जाएगा। लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और सिर्फ आईएएस कोड को बस यूज करना है आपको। और ये जो बेस्ट यूपीएससी एक्सपर्ट के द्वारा बुक्स बनाई गई हैं 20 जिनकी कीमत 10,000 है, ये भी फ्री लीजिए अगर 1 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। स्कॉलरशिप वगैरह भी दे रहा है अनअकैडमी, प्लीज डू चेक इट आउट बाय यूजिंग माय कोड सिर्फ आईएएस। बैक टू टॉपिक, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ जजेस अपॉइंटमेंट इन इंडिया। बहुत अमेजिंग है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। गवर्नमेंट स्कीम तो कंप्लीट करनी थी जल्दी जल्दी, इसको जल्दी से कराऊंगी बट समझाऊंगी बहुत अच्छे से। देखो फिलहाल न्यूज में क्यों रहा है यहाँ देख सकते हैं, पीपीटी देख रहे हैं, बड़ी अमेजिंग बनी होगी, कमेंट में बताइएगा। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि आप जरा बताइए, क्लैरिफाई करिए, जो आपने हमें 55 रिकमेंडेशन दी थी, है ना, एक कोलेजियम ने, जो कोलेजियम हम बताएंगे इसमें कौन कौन होता है अभी बताते हैं। कोलेजियम ने जो 55 रिकमेंडेशन दी थी जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर, तो उसका क्या स्टेटस चल रहा है अभी बताइए जरा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा। आप कहेंगे ठीक, लेकिन उसके पहले देखिए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ जानते हैं। जैसे हुआ क्या था कि एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ये प्रपोज करी गई थी, 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, है ना। इसमें था कि हम जो कोलेजियम सिस्टम है जजेस को अपॉइंट करने का, इसे हटा के इसकी जगह इसको ले आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये जो एक्ट है ये हम खत्म करते हैं, स्ट्रक डाउन करते हैं, क्योंकि इससे जुडिशरी की जो आजादी है, इंडिपेंडेंस है, वो वायलेट होती है, उसका हनन होता है ना। भाई संविधान में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों ही अलग अलग है ना, सेपरेशन है पावर्स में, और ये बेसिक फीचर है जिसे हम अमेंड नहीं कर सकते संविधान का। तो इसलिए कोलेजियम सिस्टम वापस आ गया जजेस को अपॉइंट करने के लिए। और दूसरा ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016, इसमें सरकार ने क्या करा, कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस बनाई कि हम ऐसे ही अपॉइंटमेंट करेंगे जब हम हायर जुडिशरी का अपॉइंटमेंट करेंगे, है ना। लेकिन अभी भी इसमें अग्रीमेंट, कुछ तालमेल नहीं बैठा सरकार और जुडिशरी के बीच में अभी तक, तो ये दोनों कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब आप कहेंगे मैम बैक टू टॉपिक आइए और ये बताइए कि भाई जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं इंडिया के अंदर। देखिए हमने तो इंडियन पॉलिटी में पढ़ा है, यहाँ एक रिवीजन ही ले लेते हैं कि 2 आर्टिकल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक आर्टिकल 124 जो कहता है कि प्रेसिडेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं, और इसमें पहले वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और दूसरे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से, जैसा कि उनको जरूरी लगता है उस हिसाब से। और दूसरा है आर्टिकल नंबर 217, ये हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए है, जब प्रेसिडेंट, ठीक है, कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर से, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से, जो पर्टिकुलर स्टेट का है, पर्टिकुलर कंसर्न हाई कोर्ट है वहां से। अब आप बोलेंगे मैम आपने स्टार्टिंग में बोला था कि कोलेजियम सिस्टम क्या होता है, आप मुझे बताएंगी। देखिए ये ऐसा सिस्टम है जिसमें एक कमेटी होती है, कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, 4 सीनियर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके साथ 3 मेंबर्स होते हैं हाई कोर्ट के। अगर मान लीजिए यहाँ पे हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट की बात होती है तो 3 मेंबर हाई कोर्ट के भी रखते हैं, और ये सारे के सारे लोग डिसीजन लेते हैं कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा, कैसे ट्रांसफर होगा जजेस का सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर।
अब ये निकला कहाँ से? हुआ क्या कि एक 3 जजेस केसेस हुए, अलग अलग हुए। ये 1981 से लेके 1998 के बीच में हुए। इसमें कोलेजियम सिस्टम निकल के आया जजेस को अपॉइंट करने के लिए। तो आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है मैम, जरा तीनों जजेस केसेस बता दीजिए। जो फर्स्ट जज केस निकला वो 1981 की बात है। इसे एसपी गुप्ता केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिकमेंडेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे प्रेसिडेंट को, ये रिफ्यूज की जा सकती है फॉर कॉन्जेंट रीजंस, मतलब जेन्युइन रीजंस के तहत चलते ये रिकमेंडेशन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, इसे रिफ्यूज भी किया जा सकता है, देयर बाय गिविंग ग्रेटर से टू एग्जीक्यूटिव। इसलिए भाई एग्जीक्यूटिव को थोड़ी ज्यादा पावर दे दी, कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव। दूसरा केस आया सेकंड जजेस केस 1993 में। इसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिर्फ इनको 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करना था जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर, ट्रांसफर को लेकर। हालांकि अगर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव किसी अपॉइंटमेंट को लेकर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो कोलेजियम के पास ये था कि वो एक्सेप्ट भी कर सकती है या मतलब चेंज कर सकती है या ना चेंज करे अपनी रिकमेंडेशन, ये डिपेंड करता है। और जो भी कोलेजियम करेगी वो बाइंडिंग होगा एग्जीक्यूटिव के ऊपर। फिर आया थर्ड जजेस केस 1998 में। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये कंसल्ट करेंगे ही करेंगे 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ में टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर्स में। क्लियर? तो ये तीनों ही केस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और तीसरा तो खासकर। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आपको बताना चाहती हूँ। इस सुप्रीम कोर्ट ने इन्वोक किया आर्टिकल नंबर 224A को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एज एड हॉक जजेस, मतलब जब जरूरत के हिसाब से जो रिटायर्ड जजेस को जजेस बना दिया जाता था हाई कोर्ट्स के अंदर, स्पेशली जहाँ पे बहुत सारे पेंडिंग केसेस होते थे वहां पे। ठीक है, अब कुछ बातें हम जो है वो एड हॉक जजेस के बारे में मान लेते हैं, है ना। देखिए इन्वोक का मतलब जानते हैं ना, इन्वोक का मतलब क्या होता है? कॉल ऑन, कॉल ऑन। तो यहाँ पे हम एड हॉक जजेस के बारे में कुछ जान रहे थे। उसमें समझिए आर्टिकल नंबर 127 जो हमने बताया, 224 जो मैंने बताया, और 224A जो मैंने बताया, ये प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट एड हॉक जजेस का टू एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर। अब आर्टिकल नंबर 127 के तहत जो मान लीजिए जजेस का कोरम कम पड़ रहा है, ठीक है, जजेस की कुछ कमी पड़ रही है, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रीवियस कंसल्ट लेके प्रेसिडेंट का, और कंसल्ट करने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, है ना, ये क्या कर सकते हैं? अपॉइंट कर सकते हैं कैसे? जज को या फिर एड हॉक जज को। ठीक है ना, जैसे जरूरत के हिसाब से रिटायर्ड जज को भी यहाँ अपॉइंट किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 224 के तहत एडिशनल या एक्टिंग जज को भी अपॉइंट करा जा सकता है फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years या फिर 62 years ऑफ एज, जो भी पहले आ जाए, ताकि जो टेम्परेरी दिक्कत होती है हाई कोर्ट के अंदर, केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, उन केसेस को डील कर सकें। उसके बाद आर्टिकल नंबर 224A, ये संविधान का कहता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कि आप अपॉइंट कर लीजिए ऐसे इंसान को जो जज रहा हो पहले, है ना, टू सिट एज अ जज ऑफ द कोर्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जज पहले रहा हो और जज ऑफ द कोर्ट के तौर पे वो रह ले, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट की पहले से कंसर्न लगेगी। दिस हैज ओनली बीन इन्वोक्ड थ्राइस इन पास्ट, 3 बार सिर्फ इन्वोक हुआ है, प्राइस में कॉलन हुआ है, एंड हैज मोर और लेस स्टेट डॉर्मेंट फॉर ईयर्स। ऐसे रहा तो है मतलब, लेकिन जो है वो पड़ा रहा, डॉर्मेंट ही रहा है, चला नहीं कुछ आगे। तो ये कुछ कहानी हमने पूरी डिस्कस करी। अब नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे जो कि है सेडिशन लॉ इन इंडिया। फिलहाल न्यूज में क्यों है समझते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी प्ली जो कह रही थी टू री एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, जो सेडिशन से डील करता है। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जो प्ली उनके यहाँ जो है दाखिल की गई थी उसे रिजेक्ट कर दिया, जिस प्ली के थ्रू ये अर्ज किया जा रहा था कि आप फिर से एग्जामिन करिए, री एग्जामिन करिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेक्शन नंबर 124A जो आईपीसी का है, जो सेडिशन से डील करता है उसको। तो अब थोड़ा सा इतना समझने के बाद बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए लॉ को स्टार्टिंग में ड्राफ्ट करा गया था 1837 में थॉमस मैकॉले के द्वारा, जो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन पॉलिटिशियन थे, बट वॉज inexplicably omitted when the IPC was enacted in 1860। अब यहाँ पे समझाती हूँ मैं आगे। सेक्शन नंबर 124A को 1800
1970 में इंसर्ट करा गया बाय एन अमेंडमेंट, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था सर जेम्स स्टेफन के द्वारा। मतलब सर जेम्स स्टेफन जो है एक अमेंडमेंट लेकर आए और उसके तहत यहाँ पे सेक्शन नंबर 124A को इंसर्ट किया गया 1870 में, मतलब बाद में इंसर्ट हुआ है, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि अब इस सेक्शन को डालना चाहिए, है ना, ताकि जो भी ऑफेंस होते हैं उनसे डील कराया सके। ये देखिए, जो लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए जो भी कर सकती थी उस समय ब्रिटिश सरकार, उसके लिए ये सोच के ये सेक्शन डाला गया था। पहला केस जो है उसे 1891 में इस सेक्शन के तहत रजिस्टर्ड किया गया, जब हमारे यहाँ जोगेंद्र चंद्र बोस जी एडिटर थे न्यूज़पेपर बंगोभाषी के। याद रखिएगा, एडिटर थे ये, एक न्यूज़पेपर था बंगोभाषी। इनको जो है इस केस के तहत जो है इनके खिलाफ इसी सेक्शन के तहत केस रजिस्टर हुआ। क्या था, वॉज बुक्ड फॉर पब्लिशिंग एन आर्टिकल, है ना, इन्होंने एक आर्टिकल इसमें पब्लिश किया था अपने न्यूज़पेपर में, जो एज ऑफ कंसेंट बिल को क्रिटिसाइज कर रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, इवन गांधी जी और ऐसे बहुत सारे लोग भी जो हैं जिनको जेल हुई है इस लॉ के तहत। तो आप समझ गए उस टाइम पे से क्यों लाया गया था, ताकि भाई उस समय जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं उनकी आवाज को दबाया जा सके। अब हम कुछ बातें सेडिशन के बारे में भी कर लें, जब इतनी बातें हम कर ही चुके हैं ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, सब कुछ लिखा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक, ये लोग जी, सारे लोग, ठीक। अब सेडिशन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए, इंडियन पिनल कोड सेडिशन को डिफाइन करता है। सेडिशन मतलब सेक्शन नंबर 124A डिफाइन करता है एक ऐसा ऑफेंस जो किया गया हो ओनली व्हेन एनी पर्सन ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। देखो, एक इंसान अगर कोई ऐसा काम करता है जिससे वो अटेम्प्ट कर रहा है, लेके आ रहा है नफरत, हेट्रेड, या लोगों को भड़का रहा है ना, या ऐसा अटेम्प्ट कर रहा है भड़काने का सरकार के खिलाफ, ऐसी सरकार जो कि लॉ के द्वारा एस्टैब्लिश हुई है देश के अंदर, कैसे, वर्ड्स के थ्रू, देखो मतलब अपने शब्दों के थ्रू, चाहे वो बोल के, चाहे वो लिख के, चाहे वो साइन लैंग्वेज से भड़का रहा हो, चाहे वो कुछ दिखा रहा हो, या ऐसे किसी भी तरीके से अगर वो ऐसा काम कर रहा है तो वो इसके अंदर आएगा। फिर डिस अफेक्शन की जो मैंने बात करी, इसके अंदर डिसलॉयल्टी है ना, और एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, है ना, ये अगर देश के प्रति डिसलॉयल है तो इसके अंदर आएगा। और सेडिशन के केस निकल के आते हैं अंडर ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट कैटेगरी, जिसके अंदर केसेस जो फाइल्ड हुए हैं अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA के तहत, वो सब भी आएंगे। डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो आते हैं वो भी आएंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वगैरह के तहत जो आते हैं वो भी आएंगे। और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं होगी। पनिशमेंट जो है वो जेल आपको 3 सालों तक हो सकती है, टू दी लाइफ टर्म भी पहुंच सकती है ना, और फाइन भी लग सकता है। और इस लॉ के तहत जो भी बंदा आ गया, इसे सरकारी नौकरी फिर नहीं मिलेगी, इनको बिना पासपोर्ट के रहना पड़ेगा और अपने आप को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा जब भी कोर्ट बोलेगा। तो आप समझ रहे हैं कितना खतरनाक है ये, और ब्रिटिशर्स क्यों लेकर आए थे। अब यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या रहा सेडिशन लॉ को लेके। देखिए, पहली बात, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस है, जब कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड कहा है सेडिशन के लॉ को। ये बात भी कही कि भाई स्टेट के पास तो पावर होनी चाहिए ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि ये ऐड करा गया कि अ वाइटल कैविएट दैट अ पर्सन कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर सेडिशन ओनली इफ हिज एक्ट्स कॉज incitement to violence or intention or tendency to create public disorder or cause disturbance of public peace। मतलब एक इंसान को तभी जो है वो इस लॉ के तहत आप जो है अंदर कर सकते हो अगर उसने अपने किसी भी हरकत से वायलेंस क्रिएट करी है, या उसका इंटेंशन जो है वो ये है कि हम किसी तरीके से ये शांति को भंग करें या पब्लिक को एक्साइटमेंट करके बवाल मचवाएं, ये सब। दूसरा आया बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लैरिफाई करा कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप स्लोगन वगैरह चिल्ला रहे हो, ठीक है ना, विच इवोक नो पब्लिक रिस्पॉन्स, जिससे पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं निकलता तो इस एडिशन के अंदर नहीं आएगी, अगर स्लोगन जोर जोर से चिल्ला रहे हो। और व्यू पॉइंट क्या था लॉ कमीशन का,
सेडिशन को लेके, लॉ कमीशन का क्या व्यू है सेडिशन को लेके। तो लॉ कमीशन ने अपनी 39th रिपोर्ट में 1968 में बोला कि हम रिजेक्ट करते हैं इस आइडिया को कि आप सेडिशन जो सेक्शन है इसे आप खत्म करें, मतलब ये खिलाफ थे सेक्शन को खत्म करने के। और इन्होंने फिर अपनी 42nd रिपोर्ट में 1971 में बोला कि अब पैनल चाहता है कि जो सेक्शन है का स्कोप है उसे और बढ़ाए, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन की चीजें इसमें कवर करे, लेजिस्लेचर जुडिशरी भी कवर करे, इसके बाद सरकार इन एडिशन टू द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। उसके बाद इन्होंने 267th रिपोर्ट में 2017 में बोला, द लॉ कमीशन ने डिस्टिंग्विश करा सेडिशन और हेट स्पीच के बीच में। मतलब ये कहा कि जो ऑफेंस है हेट स्पीच का, जो नफरत, अपनी बातों से लोग नफरत फैलाते हैं, इससे स्टेट को अफेक्ट पड़ता है इनडायरेक्टली, क्योंकि पब्लिक भड़कती है। और सेडिशन जो है ये डायरेक्टली एक ऑफेंस है स्टेट के खिलाफ। 2018 में क्या हुआ, लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला, उसमें रिकमेंड ये करा कि अब ये समय है कि हम फिर से सोचें कि कैसे हम ये सेक्शन नंबर 124A जो इंडियन पिनल कोड का है, इसे कैसे हम रिपील करें, खत्म करें, जो सेडिशन से डील करता है। तो आप देख रहे हैं ना, पहले रिजेक्ट इसी नहीं लॉ कमीशन ने किया था, अब इसी नहीं वक्त को देखते देखते रिपील करने की बात करी है। और अभी जो कंसल्टेशन पेपर निकाला सेडिशन के लिए, उसमें लॉ कमीशन ने सजेस्ट करा कि आप इन्वोक करिए, कॉल ऑन करिए 124A को टू ओनली क्रिमिनलाइज एक्ट, ऐसे सिर्फ एक्ट के लिए रखिए इसको जो इस इंटेंशन से किए जाते हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब होता है ना, या सरकार को बाहर फेंकने की बात होती है, वायलेंस क्रिएट होता है, लीगल तरीके से कोई इलीगल तरीके से कोई काम होता है तभी। तो ये कुछ हमने इसके अंदर बात करी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये क्या है, फिलहाल न्यूज में क्यों है, समझते हैं। देखिए, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिप्लाई करा फ्रॉम द सेंटर ऑन अ PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो हुई थी। इसमें ये था कि भाई जेंडर और रिलीजन न्यूट्रल यूनिफॉर्म ग्राउंड्स होने चाहिए ऑफ सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस फॉर सिटीजन इन द कंट्री, कि भाई ऐसा ना हो कि लड़की है तो इसको नहीं मिलेंगी चीज़ें, है ना, या ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी मैं समझाती हूँ कि पहले चीज़ समझिए, हमें समझना ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हम अभी जान लेंगे क्या हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, पहले समझिए। देखिए, ये एक सिंगल लॉ है, ये रिफर करता है एक सिंगल लॉ को जो सारे के सारे देश के नागरिकों पे इनके पर्सनल मैटर्स पे एप्लीकेबल हो। जैसे कि मैरिज हो रही है तो सब पे हो वही लॉ एप्लीकेबल, डिवोर्स के लिए है तो सब पे यही लॉ एप्लीकेबल हो, कस्टडी के लिए हो, या अडॉप्शन के लिए हो, इनहेरिटेंस के लिए हो, है ना। तो सारे के सारी जो चीजें हैं इन सब पे सिंगल लॉ हर एक देश के नागरिक पे ये लागू हो, तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसका ये होता है कि हम जो अलग अलग पर्सनल लॉज होते हैं ना, किसी के रिलीजन के कुछ अलग, किसी के कुछ अलग, ये सब ना हो, एक लॉ सब पे चले, ठीक है। तो चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटीज हो, चाहे जो हो, अलग अलग चीजें जो है वो ना हो। अब आर्टिकल नंबर 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये है कि स्टेट जो है इसके पास ये है कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने देश के नागरिकों के लिए आप सिक्योर करो। पूरे देश में, इंडिया के, भारत के पूरी टेरिटरी में ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चलना चाहिए। और अपना आर्टिकल नंबर 44 जो है, जो आपका एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी TPSP है, उसके तहत यहाँ पे डिफाइन करता है कि इन आर्टिकल नंबर 37 आर नॉट जस्टिसेबल, मतलब किसी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, बट प्रिंसिपल इसमें ये लिए हैं कि भाई फंडामेंटल्स इन गवर्नेंस होनी चाहिए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई अब जरूरी है कि PIL जो फाइल करी गई थी कि भाई जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म ग्राउंड हो सक्सेशन के लिए, कि मतलब अगर मान लो जितना बेटे को हक है तो बेटी को भी मिलना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, चाहे रिलीजन और जेंडर से अलग अलग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ समझते हैं कि गवर्नेंस ऑफ पर्सनल लॉस इन इंडिया के बारे में। तो देखो, आज की डेट में अगर हम बात करें तो अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज हमारे देश के अंदर रहती हैं, और वो करेंटली गवर्न करी जाती हैं अपने अपने पर्सनल लॉज के थ्रू। ये लॉ ज़्यादातर कुछ एरिया पे फोकस करते हैं, जैसे भाई अलग अलग कम्युनिटीज कहती है मैरिज और डिवोर्स पे, कस्टडी और गार्जियनशिप पे, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस पे, सक्सेशन और इनहेरिटेंस पे। तो दूसरा बात करें तो हिंदू पर्सनल लॉ इज कोडिफाइड इन 4 एक्ट। हिंदू पर्सनल लॉ जो है वो 4 एक्टों में कोडिफाइड है, हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। मुस्लिम पर्सनल लॉ किसमें है? मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है ये कोडिफाइड नहीं है,
है ना, पर से, एंड ये बेस्ड है इनके रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से, है ना, जो इनके रिलीजियस टेक्स्ट है उनमें जो लिखा है उस हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पे करीब 200 से ज्यादा ट्राइब्स हैं जिनका खुद का अलग अलग लॉ चल रहा है। आपने ट्राइबल के बारे में पढ़ा होगा तो उनका खुद का सब चलता है, और कॉन्स्टिट्यूशन इनके जो लोकल कस्टम्स है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम के, उसको प्रोटेक्ट भी करता है। इवन जो रिफॉर्म्ड हिंदू लॉ है इसकी कोडिफिकेशन के बावजूद ये प्रोटेक्ट करता है इनकी जो कस्टमरी लॉ है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, सॉरी। और गोवा आज की डेट में इकलौती स्टेट है इंडिया की जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है। देख रहे हैं वहां पे क्या है, तो पोर्टुगीज सिविल कोड जो 1867 का था, जो इम्प्लीमेंट होता रहा, इंडिया ने जब गोवा को पा लिया 1961 में, उसके बावजूद भी यही सिविल कोड जो है, पोर्टुगीज सिविल कोड, ये सारे गोवास पे लागू है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी एथनिक कम्युनिटी के हों। हालांकि पोर्टुगीज जो कोड है ये कम्प्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी प्रोविजन है जो कि रिलीजियस बेसिस पे है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, हिंदू मैन जो है वहां पे, हिंदू जो आदमी है उनको अलाउ करा गया है बाइगेमी, बहुत अच्छा है। इफ वाइफ फेल्स टू डिलीवर अ चाइल्ड, अगर मान लीजिए कि क्या है कि उनकी पत्नी बच्चे नहीं पैदा कर पाती है तो वो दूसरा शादी करके बच्चे पैदा कर सकते हैं बाय द एज ऑफ 25, अगर औरत 25 साल की उम्र तक, लो भाई, है ना। और मेल चाइल्ड बाय एज ऑफ 30, या एक लड़का नहीं पैदा कर पाती है बाय द एज ऑफ 30, लो भाई, इस हिसाब से तो मेरी तो लग गई, भाई तो उम्र ही 25 साल से ऊपर है, हाँ शादी भी नहीं हुई है। चलो खैर, बड़ा ही डरावना सीन है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब डरावना सीन किसी और सेंस में नहीं है, मतलब अपनी लाइफ को सोच के है, हाँ मुझे अपनी लाइफ को सोच के है। अब उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, हाँ, अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 2021 का, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021। फिलहाल न्यूज में क्यों है समझते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 को पास करा गया, इसलिए न्यूज में है। अब इसके पहले थोड़ा सा हम आर्टिकल नंबर 239 ए को समझ लेते हैं क्या है, ताकि बाद में इसका रेफरेंस आए तो हमें पता हो। ये आर्टिकल जो है इसके अंदर देखो 69th अमेंडमेंट जो 1991 में था, इसने इस आर्टिकल को इंसर्ट किया था हमारे संविधान के अंदर। इस आर्टिकल के थ्रू स्पेशल स्टेटस दिल्ली को मिला है यूनियन टेरिटरीज के बीच में, क्योंकि दिल्ली के पास अब इसी के थ्रू लेजिस्लेटिव असेंबली है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हैं जो ऐसी असेंबली के लिए, इस असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तभी तो केजरीवाल जी है ना वहां पे। दूसरी बात ये कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये बात याद रखिएगा, ये तो खैर काफी फेमस भी हुआ था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जो कि नेशनल कैपिटल की हैं दिल्ली के अंदर, ये यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है। क्या क्या, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। और तीसरी बात, बाकी सारे जो मैटर बचे स्टेट लिस्ट के अंदर या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, 3 लिस्टें होती है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तो बाकी सारे मैटर जो बचे है ना, इन सो फार एज मेनी सच मैटर, ये एप्लीकेबल जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके पास पावर है कि वो लॉ बना सके नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली के लिए। तो ये हमने कुछ कहानी बताई आर्टिकल नंबर 239 ए की। अब जो मैंने बताया कि रिसेंटली सरकार ने इस लॉ को पास करा है, तो आखिरकार क्या जरूरत आ पड़ी जो इस लॉ को पास करना जा रहा है। देखिए 2021 का जो एक्ट है ये इस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को अमेंड करता है और कुछ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर को, इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस ऑफ एनसीटी, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इससे क्या होगा कि रिश्ता जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का है और बढ़िया होगा। और सेंटर ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर मैकेनिज्म नहीं है इस 1991 के एक्ट के तहत कि हम टाइम के भीतर सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसलिए लॉ जो है कोई क्लियरिटी देखिए 1991 वाला दे नहीं रहा है कि क्या प्रपोजल रहेंगे, क्या मैटर की ज़रूरत है, क्या आखिरकार जो है करा जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, है ना, किसी ऑर्डर को इशू करने से पहले। सेंटर ने यह भी कहा कि जो अमेंडमेंट है इससे अफेक्ट आएगा इंटरप्रिटेशन मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 2018 का था, वो भी यहाँ थोड़ा इंटरप्रेट किया जाएगा। तो इसलिए इन्होंने कुछ अपनी एडवाइस दी। अच्छा, इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन समझते हैं पुडुचेरी केस के बारे में। पहले क्या हुआ था कि चीफ मिनिस्टर जो पुडुचेरी के थे, इन्होंने ये
प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द कॉन्टिन्यूअल इंटरफेरेंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। उन्होंने कहा था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो लगातार जो है वो इंटरफेयर करते हैं हमारे कामों में, रोजमर्रा के कामों में पुडुचेरी सरकार का, और सही से चलने नहीं देते। मद्रास के हाई कोर्ट ने, है ना, कॉश करी क्लैरिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की, और ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस से काम करना चाहिए और उनके जो रोजमर्रा के सरकार के जो काम है उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके साथ आर्टिकल नंबर 239 ए पार्ट 1 ये पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि आप एक लॉ लेकर आइए पुडुचेरी के लिए, एंड पार्लियामेंट इन्हें इनैक्ट करा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 को, जिससे थ्रू पुडुचेरी को गवर्न करा जाता है। और यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास ये पावर थी कि आप लॉज वगैरह किसी भी मैटर में बना सकते हो जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर है या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दिया है। और अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट रूल जानते हैं, उसको पुडुचेरी में लगा दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिकमेंडेशन से, एंड किसी भी पार्टी ने क्लेम नहीं करा। पता है क्यों लगाया गया था प्रेसिडेंट रूल? क्योंकि कोई भी पार्टी क्लेम नहीं कर पाई थी सरकार वहां बनाने के लिए, क्योंकि और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर दिया गया था प्रीवियस सरकार के द्वारा, तो ये वजह थी। अब मेन आते हैं बात, ये सब तो हमने पूरा बैकग्राउंड समझ लिया। अब हम ये जो 2021 वाला एक्ट है, ये जो मेन न्यूज में है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि देखिए, पहले हम आपको स्पेसिफिकेशन बताएंगे और अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताएंगे और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 वाले के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो सरकार मीनिंग जो गवर्नमेंट का है, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, तो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट में जो अभी वाला 2021 वाला एक्ट है, इसके अंदर जो टर्म गवर्नमेंट है किसी भी लॉ के अंदर जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा बनाया गया है, उसका मतलब होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, वहां पे जो आपका 2021 वाला एक्ट है इसके अंदर कहा गया है जो गवर्नमेंट की टर्म लेंगे तो गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन जो 2018 वाला था उसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये बाउंड थे बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जहां पे इन मैटर्स दैट वेयर नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऐसे मैटर्स जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर नहीं आ रहे थे, उन मैटर्स के लिए एड और एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बहुत जरूरी थी। तो पुराने वाले एक्ट में ये था, नए वाले एक्ट में सब कुछ इन्हीं को बना दिया गया है। दूसरी बात, लेफ्टिनेंट गवर्नर की कॉन्करेंस ऑन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, देखिए ये स्पेसिफिकेशन है, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें जो 2021 वाला एक्ट है उसमें क्या है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन सरकार लेगी, है ना, चाहे मिनिस्टर्स की एडवाइस से ले या ऐसे ले, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से लिए जाएंगे और कुछ मैटर्स जो कि स्पेसिफाइड करे जाएंगे बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनकी ओपिनियन ली जाएगी कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने से पहले। डिसीजन जो कि मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हैं उन पे कोई भी एक्शन लेने से पहले एडवाइस लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओपिनियन ली जाएगी। और जो पुराना वाला 2018 का एक्ट था उस हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में क्या था कि बारिंग पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन अदर इश्यूज। इन सबको छोड़ के बाकी किसी इशू में लेफ्टिनेंट गवर्नर की कॉन्फ्रेंस की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जो डिसीजन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताए जरूर जाएंगे। और प्रायर कॉन्फ्रेंस जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, ये एब्सोल्युटली नेगेट करती है आइडियल्स को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस के। ठीक है, अब जो सरकार है वहां पे अगर आप पहले से सबको लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय से करोगे तो कैसे बढ़ेगा? ठीक है ना। एंड डेमोक्रेसी कंसीव्ड फॉर द एनसीटी ऑफ दिल्ली बाय आर्टिकल 239 ए जो मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन के। तीसरी जो स्पेसिफिकेशन है वो है इंक्वायरी बाय द असेंबली इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। इसमें जो 2021 का एक्ट है, ये देखिए इसमें कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी रूल नहीं रिमील करेगी खुद से, ना बनाएगी नहीं खुद से या फिर इसकी कमेटी से। ठीक है, टू कंसिडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल, मतलब जो भी डे टू डे के मैटर्स होते हैं कैपिटल के, है ना, जो भी रोजमर्रा की जो चीजें हैं, रोजमर्रा के जो काम है, उसके लिए कोई भी रूल अपने आप से या किसी कमेटी के माध्यम से नहीं बनाएगी। ठीक है, इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को लेकर। और कोई भी रूल जो कि बनाया जाएगा इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द 2021 शैल बी वॉइड, मतलब जो भी रूल बनाया गया है इस
ऐसे मान लीजिए कि 2021 का जो एक्ट आने से पहले कोई भी ऐसा रूल बना है जो इस एक्ट की प्रोविजन से कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वो खत्म कर दिया जाएगा, वो ऐसा रूल वॉइड साबित हो जाएगा। अच्छा, 2018 वाले में ऐसा कुछ लिखा नहीं था। और लास्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर्स असेंट टू बिल्स पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ समझिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये असेंट नहीं देंगे टू एंड पास ऑन द प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशन एनी बिल विच इंसिडेंटली कवर्स any of the matters which fall outside the purview of the powers conferred on the legislative assembly। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये पावर है कि रिफर करेंगे मैटर ओवर विच देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, ऐसे मैटर जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट के बीच में डिसएग्रीमेंट है वो रिफर करते। ठीक है, आर्टिकल नंबर 239 ए पार्ट 4 के तहत। तो ये कुछ बात है, मेन आप समझ ही गए होंगे सीन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा सब कुछ चाहिए था अपने हाथ में, तो ये बहुत ज़रूरी हुआ चला जा रहा था। तो मैंने आपको ये सारा कुछ बता दिया। अच्छा, एक चार्ट के थ्रू कुछ और चीज़ ऐसे बता दूं कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। 1 सेकेंड, इवोल्यूशन कैसे हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट का, कि भाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, तो दिल्ली एक यूटी बन गई जिसे एडमिनिस्ट्रेटर जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे वो इसको जो है एडमिनिस्ट्रेट करने लग गए। उसके बाद फिर क्या होता है कि 56 के बाद यहाँ आ जाओ, और मतलब 50 से स्टार्ट हुई है ना। 50 में क्या हुआ, दिल्ली एक पार्ट सी स्टेट बनी थी। क्या बनी थी? पार्ट सी स्टेट बनी थी। ये 1950 की बात थी। उसके बाद 1951 में थोड़ा बढ़ी और लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाया गया, है ना। इसमें एक इलेक्टेड सीएम थे। फिर मैंने 1956 तो आपको बता ही दिया क्या हुआ, है ना। उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ा, 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया 1966 का। इसमें क्या था कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के थ्रू। और उसके बाद 1991 में ये हुआ कि जब 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, है ना, जो कि बालकृष्ण कमेटी रिपोर्ट ही रिकमेंडेशन पे था, और उसके साथ ही यही जो GNCTAD एक्ट 1991 को पास किया गया, जिसके बारे में अमेंडमेंट की बात हमने अभी करी है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के बारे में। फिलहाल न्यूज में क्यों है समझते हैं। देखिए, रिसेंटली एक रिपोर्ट जो है बाय एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने प्रेजेंट करी। ये जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है ना, एक एनजीओ है, तो इसने एक रिपोर्ट को प्रेजेंट किया, है ना। उसमें था कि प्रेजेंटेड सेवरल फाइंडिंग्स ऑन रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। इसमें कुछ चीजें थी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। तो अब पहले से आप समझिए कि क्या क्राइटेरिया होता है रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का। देखिए, जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है, पहले उनके बारे में बताऊंगी, यहाँ देख लीजिए, और दूसरे नंबर पे आपको बताती चलूंगी जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ये या न्यूली रजिस्टर्ड पार्टी होती हैं, या ऐसी होती हैं जो सिक्योर इनफ नहीं है, इनके पास इतना परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं है असेंबली के अंदर या जनरल इलेक्शन के अंदर कि वो एक स्टेट की पार्टी बन पाए, और या तो ऐसी होती हैं जो कभी भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है जब से वो रजिस्टर्ड हुई है। तो तीनों ही केसेस में इनको आप अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोलोगे, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी बोलोगे। अब आप बोलोगे मैम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कौन होती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्टर करता है पॉलिटिकल पार्टी को और उनको ग्रांट करता है रिकॉग्निशन। कैसा कहता है कि भाई आप नेशनल पार्टी हो या आप स्टेट पार्टी हो, क्राइटेरिया होता है ना, उनकी पोल परफॉर्मेंस पे कितने पोल कहाँ पाए, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपने पढ़ी है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत तो उसमें एक डेडिकेटेड चैप्टर भी है। अब देखिए, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी या तो नेशनल पार्टी होगी और या तो स्टेट पार्टी होगी, अगर इसमें से कुछ कंडीशन वो पूरी करती है। कि इसको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी तब माना जाएगा स्टेट के अंदर अगर ऐसी पॉलिटी जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज्ड हो लगातार 5 सालों तक, और एटलीस्ट एक मेंबर इनका लोकसभा में रहा हो फॉर एवरी 25 मेंबर्स ऑफ द हाउस, या फिर एटलीस्ट एक मेंबर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो टू द स्टेट फॉर एवरी 30 मेंबर्स ऑफ द असेंबली, और टोटल नंबर जो वैलिड वोट का पोल्ड हो वो कम से कम 6% हो, उससे कम नहीं होना चाहिए एट सच जनरल इलेक्शन इन द स्टेट। और अगर पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ट्रीट करा गया, है ना, और कहाँ कहाँ में, इफ पॉलिटिकल पार्टी इज ट्रीटेड एज अ रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी इन 4 और मोर स्टेट्स। मान लीजिए कि
किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ट्रीट करा जाता है 4 या 4 से ज्यादा स्टेट में, तो ऐसी पार्टी फिर नेशनल पार्टी बन जाती है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं ना कि अब केजरीवाल जो है वो पैर अपने पसार रहे हैं यूपी की तरफ, है ना। तो एसोसिएशंस भी जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ सकती हैं बिना रजिस्टर्ड खुद को कराए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। हालांकि इनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत। अब लेकिन यहाँ ये समझिए कि ये फायदे क्या मिलते हैं रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को। भाई इतना कुछ होगा तो कुछ फायदे मिलेंगे, जैसे कि एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट इलेक्शन सिंबल का, मतलब ये इलेक्शन सिंबल ले सकती है। जैसे अब देखिए ना, पंजा है ना आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास, कमल है ना बीजेपी का, ठीक है, तो इनको सिंबल्स दे सकते हैं इनको कैंडिडेट्स को, है ना, जो कि पार्टी की तरफ से हैं। RUPP कैन सेलेक्ट रिकॉग्नाइज, जो अपनी पार्टी है ये एक सिंबल को सेलेक्ट कर सकती है ओनली फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ फ्री सिंबल, ठीक है। फ्री सिंबल जो की लिस्ट होगी उसमें से एक सिंबल अपना ये निकाल सकती है, मतलब सेलेक्ट कर सकती है। उसके साथ नीड ओनली वन प्रपोजल फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन, इनको सिर्फ एक प्रपोजल की जरूरत पड़ती है नॉमिनेशन को फाइल करने के लिए। और उसके साथ यहाँ पे इनको 2 सेट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके साथ इनको ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट फैसिलिटीज भी मिलती हैं ओवर आकाशवाणी दूरदर्शन के टाइम पे जब आपका जनरल इलेक्शन चल रहे होते हैं। मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स इनके पास हो सकते हैं, और जो आपकी RUPP है उसके तहत ये नॉमिनेट कर सकते हैं मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर्स को। एलिजिबल होते हैं ये सब्सिडाइज लैंड के लिए, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस के लिए, मतलब पार्टी का ऑफिस बनाना है तो इनको सस्ते दामों में जमीन भी मिल जाएगी। तो यहाँ तक हमने अपनी कहानी खत्म करी। आई होप आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा ये अपडेटेड PT का मेरा पढ़ाने का तरीका। लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अनअकैडमी प्लान कर रहे हैं तो डू यूज माई कोर्स सिर्फ IAS, चाहे आप ऐप डाउनलोड करें, अनलॉक करें फ्री में, और या कोई कोर्स परचेज करें, यूज माई कोर्स सिर्फ IAS फॉर अवेलिंग द डिस्काउंट। Thank you so much. Have a nice day. Take care.